हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेन आर्य और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th की इंग्लिश फ्लेमिंगो उसका चैप्टर सेकेंड लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। ठीक है। अनीस जंग जो इस लेसन की ऑथर हैं, लेखिका हैं, उन्होंने लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर लिखा है। ठीक है। चैप्टर सेकेंड उसका नाम लॉस्ट स्प्रिंग रखा गया है क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चों की कहानियाँ हैं जिनका बचपन छीन चुका है या चुरा लिया गया है। ठीक है। यानी अनीस जंग ने ये जो लेसन लिखा है इसमें उन्होंने दो बच्चों की कहानी हमें बताई है। पहला है साहिब आलम और दूसरा है मुकेश। ठीक है। तो हम साहिब आलम वाला जो चैप्टर पढ़ रहे थे कि जो अनीस जंग है वो रोज़ जो है अपने साहिब आलम से मिलती है। साहिब आलम एक रैक पिकर्स है। रैक पिकर्स यानी कि कबाड़ में से सामान बिनने वाला या कचरा बिनने वाला, इसको हम सीधे सीधे बोल सकते हैं। ठीक है। तो वहाँ लेखिका रोज़ उसको देखती है कि उसके पड़ोस में जो कचरे का ढेर है, साहिब आलम वहाँ पर आता है और रोज़ उसमें से कुछ ना कुछ बिनता है। और वो जब पूछती है कि तुम ऐसा क्यों करते हैं तो कहता है कि मैं इसमें से सोना ढूंढ रहा हूँ, यानी कि कुछ उपयोगी सामान ढूंढ रहा हूँ। तो लेखिका उसकी लाइफ के ऊपर रिसर्च करती है। समझ लो कि उसकी पूरी दिनचर्या को देखती है। तो वो क्या देखती है कि रैक पिकर्स से यानी कि कचरा बिनने वाले की एक टोली है। ठीक है। साहिब आलम के उसके दोस्त हैं 3-4 साथ में, सभी जो है बेयर फुट रहते हैं। बेयर फुट यानी कि नंगे पैर घूमते रहते हैं, दिन भर कचरा बिनते रहते हैं। ठीक है। और जैसे जैसे साहिब आलम की टोली के साथ जो है लेखिका का मेलजोल बढ़ता है तो लेखिका को उनके जीवन के अंदर और झांकने का जो है चांस मिलता है, मौका मिलता है। और बहुत सारी चीज़ें हमको बताती है कि ऐसे बच्चे का जीवन कैसा होता है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट सेकेंड, यानी आधी कहानी हम पढ़ चुके थे, आधी कहानी हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलिए। अब माई एक्वेंटेंस विद द बेयर फुट रैक पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी, a place on the periphery of Delhi yet miles away from it metaphorically। लेखिका यहाँ पर कहती है, एक शब्द आया है एक्वेंटेंस। एक्वेंटेंस का अर्थ होता है जान पहचान। ठीक है। अब लेखिका की जान पहचान उन बच्चों से काफ़ी बढ़ चुकी थी, उन नंगे पैर बच्चों से, रैक पिकर से बढ़ चुकी थी, जिसके कारण लेखिका कहाँ चली जाती है, सीमापुरी चली जाती है इन बच्चों के साथ। सीमापुरी कौन सी जगह होती है? सीमापुरी जो है वो पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, यानी दिल्ली जो दिल्ली शहर है उसकी परिधि में आता है। हालांकि यहाँ उससे मीलों दूर है। मेटाफोरिकली यानी कि जो है लाक्षणिक रूप से यहाँ उससे बहुत दूर है, लेकिन फिर भी दिल्ली का जो कूड़ा कचरा जितना भी फेंका जाता है वो सीमापुरी में ही फेंका जाता है। दिल्ली से बहुत दूर है, लेकिन सारा जो आप देख सकते हैं जितना भी कूड़ा कचरा होता है, शहर का जो वेस्टेज होता है, वो सारा सीमापुरी में फेंका जाता है। ठीक है। Those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971। और जो यहाँ पर रहते हैं वो सभी क्या है? स्क्वेटर्स हैं। स्क्वेटर्स का अर्थ होता है कुछ शरणार्थी, है ना। और वो कहाँ से आए हैं? बांग्लादेश से आए हैं। कब आए हैं? 1971 में, है ना। आपको पता होगा 1971 में भारत पाक युद्ध हुआ था और भारत ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ाद करवाया था। ठीक है। उस समय बहुत सारे बांग्लादेशी जो है इस जगह पर आ गए थे, सीमापुरी में, और यहाँ पर आकर बस गए थे। साहेब फैमिलीज एमोंग देम, और साहेब जो साहेब आलम नाम का लड़का है उसका परिवार भी उन्हीं में से एक था। सीमापुरी वाज देन ए विल्डरनेस। अब विल्डरनेस का अर्थ ये होता है कि ऐसी भूमि जो बिल्कुल बेकार हो, यानी कि, है ना, या समझ लो कि निर्जन हो, कोई भी वहाँ पर रहता नहीं हो। विल्डरनेस, है ना, जैसे हम कहते हैं विल्डरनेस यानी कि निर्जन। सीमापुरी ऐसी जगह थी जो विल्डरनेस थी, यानी कि निर्जन थी। इट स्टिल इज, अब भी वहाँ जो है समझ लिया जाए कि अनुपजाऊ है, बिना किसी काम की है। बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब वो खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर ऑफ मड विथ रूफ ऑफ टीन एंड टैरपोलिन, अब वहाँ पर स्ट्रक्चर बन चुकी, किसकी? मड यानी कि मिट्टी के घर बन चुके हैं। उनके ऊपर रूफ यानी छत बन चुकी है। किसकी छत बन चुकी है? टीन और तिरपाल की, यानी जो तिरपाल होती है, पल्ली होती है उसकी, और चद्दर की, उसके ऊपर छत बन चुकी है। वहाँ पर यानी मिट्टी के छोटे छोटे घर बन चुके हैं। डिवर्ट ऑफ सीवेज, डिवर्ट का अर्थ होता है कि परे, सीवेज यानी कि मलमूत्र, यानी कि ना तो वहाँ पर मलमूत्र निकलने की जगह है, व्यवस्था है, ना ही ड्रेनेज है यानी कि नालियाँ हैं, और ना ही रनिंग वाटर है, ना ही बहते हुए पानी को निकासी है। लिव 10,000 रैक पिकर्स, और वहाँ पर लगभग 10,000 जो है रैक पिकर्स रहते हैं। रैक पिकर्स यानी कि कचरा बिनने वाले। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 years विदाउट एन आइडेंटिटी, विदाउट परमिट्स, बट विथ राशन कार्ड्स दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट एंड इनेबल दैम टू बाई ग्रेन।
अब उनके पास ना तो आइडेंटिटी है, वो 30 साल से यहाँ पर रह रहे हैं लेकिन बिना किसी आइडेंटिटी पहचान पत्र के रह रहे हैं, बिना किसी परमिशन के रह रहे हैं, लेकिन उनके पास राशन कार्ड है। उस राशन कार्ड के द्वारा वो वोट डाल सकते हैं और अपने लिए राशन खरीद सकते हैं। तो समझ में आया आपको कि राजनेताओं ने क्या किया कि उनके राशन कार्ड बना दिए ताकि वो वोट डाल सके और उससे जो है वो राशन खरीद सके। तो यहाँ पर भी जो है वोट की राजनीति हो रही है। आगे बढ़ते हैं। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट, ध्यान से समझिएगा इस लाइन को, फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। जो फूड होता है, भोजन होता है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है सर्वाइवल के लिए, यानी जीवित रहने के लिए, पहचान के बजाय। यानी पहचान होना हो लेकिन खाना होना चाहिए, तभी आप जीवित रह सकते हैं। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिली एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टोमक, we would rather live here than in the field that gave us no grain, say a group of women in tattered sari when I asked them why they left their beautiful land of green field and rivers। ध्यान से समझिएगा, 5 लाइन में है ना, अर्थ देखिएगा। तो लेखिका कहती है कि वैन यानी कि जब मैंने उनसे पूछा, क्या पूछा कि आप अपने ब्यूटीफुल है ना जगह को और हरे भरे खेतों और नदियों के पास जो आपके घर थे पहले, उनको छोड़कर यहाँ पर क्यों आ गए हैं। तो वो एक ग्रुप ऑफ वुमेन इन टेटर्ड साड़ी, तो महिलाओं का एक दल जिसने फटी साड़ी पहनी थी, वो ये कहती है, क्या कहती है कि आप यदि दिन के अंत में बिस्तर पर जाते हैं भर पेट, यानी कि बिना पेट में दर्द लिए, यहाँ पे लिखा है एकिंग स्टोमक, यानी बिना पेट में दर्द लिए यदि आप आराम से सो सकते हैं तो वो जगह हमको ज़्यादा अच्छी लगेगी उस जगह की बजाय जहाँ पर हरे भरे खेत हैं और जहाँ पर जो है आसपास नदियाँ, झील हैं। तो सारी महिलाएं जो है ग्रुप में कहती हैं, सभी ने फटी साड़ियाँ पहनी हुई है, और लेखिका जब उनसे प्रश्न पूछती भैया आप यहाँ पर क्यों रहते हैं ऐसी गंदी जगह पर, तो वो सभी महिलाएं कहती है कि वो जगह चाहे कैसी भी हो, ठीक है, हमको यहाँ पर खाना मिलना चाहिए, कुल मिला के बात ये है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। द पीच, चलिए, वेर एवर दे फाइंड फूड, जहाँ कहीं भी वो भोजन उनको मिलता है, तो दे पीच देयर टेंट दैट बिकम ट्रांजिट होम्स, जहाँ भी उन्हें भोजन मिलता है तो वो वहीं पर उनका तंबू गाड़ लेते हैं और वहीं पर उनका ट्रांजिट होम बना लेते हैं। ट्रांजिट यानी कि अस्थायी घर बना लेते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, बच्चे उन्हीं के अंदर बड़े हो जाते हैं। बिकमिंग पार्टनर इन सर्वाइवल, और उस सर्वाइवल में, उस बचाव में उनके पार्टनर बन जाते हैं अपने माता पिता के, यानी वो भी अब उनके साथ स्ट्रगल करने लग जाते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग, और सीमापुरी के अंदर सर्वाइवल का अर्थ होता है रैक पिकिंग करना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ ए फाइन आर्ट, और धीरे धीरे कई साल बीत जाते हैं और वो इस काम में, इस फाइन आर्ट में प्रोपोर्शन प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि संतुलन पैदा कर लेते हैं अपने अंदर। गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड, उनके लिए गार्बेज जो है वो सोना है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, ये उनका रोज का भोजन इससे उनको मिलता है। ए रूफ ओवर देयर हेड्स, उनके सिर के ऊपर छत मिलती है। इवन इफ इट इज़ ए लीकिंग रूफ, चाहे वह छत टपकती हुई क्यों ना हो। बट फॉर ए चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, लेकिन बच्चे के लिए वो बहुत कुछ है, यानी वो जो गार्बेज होता है वो बड़ों के लिए सोना है लेकिन बच्चों के लिए बहुत कुछ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा साहिब आलम कहता है कि आई टाइम्स फाइंड ए रुपी इवन ए 10 रुपी नोट, साहेब सेज इज आइस लाइटिंग अप। साहेब कहता है कि कभी कभी तो मुझे 1 रुपया मिलता है और कभी कभी मुझे 10 रुपये भी मिल जाते हैं, और ऐसा बोलते हैं उसकी आंखें चमक उठती है। व्हेन यू कैन फाइंड ए सिल्वर कॉइन इन ए हीप ऑफ गार्बेज, जब आपको गार्बेज के ढेर में एक चांदी का सिक्का मिलता है तो यू डोंट स्टॉप स्क्राउंजिंग फॉर देयर इज़ होप ऑफ फाइंडिंग मोर, तो आप तलाश करना बंद नहीं करते हैं क्योंकि आपको और मिलने की उम्मीद होती है। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन, यहाँ बच्चों के लिए प्रतीत होता है गार्बेज हैज़ ए मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स देयर पेरेंट्स, यानी कि गार्बेज का अर्थ बच्चों के लिए अलग है और गार्बेज का अर्थ उनके माता पिता के लिए अलग है। क्यों? क्योंकि फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, क्योंकि बच्चों के लिए तो यहाँ जो है आश्चर्य से भरा हुआ होता है। फॉर द एल्डर इट इज़ ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल, लेकिन बड़ों के लिए क्या है, जीवित रहने का, समझ लो उनकी जीविका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वन विंटर, अब आगे क्या होता है, अब अगली बात करती है हमारी लेखिका कि एक जो है विंटर मॉर्निंग यानी कि शीत ऋतु थी और सुबह थी उस समय ठंड की। आई सी साहेब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ नेबरहुड क्लब वाचिंग 2 यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस। मैं क्या देखती हूँ कि साहेब हमारे पड़ोस में एक जो है टेनिस का क्लब है, उस क्लब की जो बाउंड्री है उसके साइड में खड़ा है और 2 व्यक्तियों को,
टू यंग मैन को जो सफ़ेद कपड़े पहने हुए उन्हें टेनिस खेलता हुआ देखता है। आई लाइक द गेम ही हम्स, और वहाँ धीमे से गुनगुनाता है कि मुझे ये खेल बहुत पसंद है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, और वहाँ फेंस यानी कि उस बाउंड्री के साइड से बड़ा ही कंटेंट यानी कि संतुष्टि से या संतोष से उस खेल को देख रहा था। आई गो इनसाइड, और वो क्या कहता है कि मैं भी अंदर जाता हूँ। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इन अराउंड, जब आसपास कोई नहीं होता है तो मैं भी अंदर जाता हूँ। ही एडमिट्स, वो स्वीकार करता है कि मैं भी कभी कभी अंदर चला जाता हूँ। द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग, जो गेट कीपर होता है, जो चौकीदार होता है, वो मुझे स्विंग का जो है यूज़ करने के लिए जो क्या दे देता है, इजाज़त दे देता है कि तुम जाओ और स्विंग का इस्तेमाल कर लो, झूला झूल सकते हो। साहेब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रैंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, साहेब ने भी टेनिस के जूते पहने हैं जो कि उसकी डिस्कलर्ड शर्ट और शॉर्ट्स से बिल्कुल भी मैच नहीं खा, यानी उसकी जो पोशाक है वो उसके जूतों से मैच नहीं खा रही है। सम वन गेव देम टू मी ही सेस इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, और वहाँ एक एक्सप्लेनेशन के तरीके से मेरे को बताता है, व्याख्या करते हुए कि मुझे किसी ने ये जूते दिए हैं। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय, हालांकि बात ये थी कि वो किसी रिच लड़के यानी कि किसी धनी व्यक्ति के द्वारा फेंके हुए जूते थे। वो परहैप्स रिफ्यूज टू वियर देम बिकॉज ऑफ अ होल इन वन ऑफ देम, हो सकता है शायद कि उसने इन्हें पहनने से इनकार कर दिया था क्योंकि उसमें से एक जूते के अंदर होल था। डज नॉट बॉदर हिम, ठीक है, क्योंकि वो उसको परेशान कर रहा था, यानी कि उसको जूते पसंद नहीं थे क्योंकि उनमें से एक होल था। फॉर वन हु हैज वॉक्ड बेयर फुट, लेकिन वहाँ व्यक्ति जो नंगे पैर घूमता है, इवन शूज विथ ए होल इज ए ड्रीम कम ट्रू, उसके लिए भले ही जो है होल वाला जूता मिल जाए लेकिन उसका तो सपना पूरा हो गया था। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन वहाँ खेल जो वो देख रहा था, जो बहुत इरादे से देख रहा था कि मैं भी किसी दिन ये खेल खेलूँगा, ये उसकी पहुँच से बहुत ही बाहर था, बहुत ही दूर था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब लेखिका साहेब को एक ऐसी जगह पर मिलती है कि साहेब एक दुकान में काम करना शुरू कर देता है। तो अब जो है लेखिका क्या बताती है हमको उसके बारे में। लेखिका बोलती है कि दिस मॉर्निंग साहेब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, आज सुबह जब मैं साहेब से मिली तो वो दूध लेने के लिए रास्ते से जा रहा था। इन हिज हैंड इज ए स्टील कनिस्टर, उसके हाथ में स्टील का पात्र था। आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड, ही सेज पॉइंटिंग द डिस्टेंस, और वो एक तरफ इशारा करते हुए, रोड के साइड की एक दुकान की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि अब मैं उस चाय की दुकान पर काम करता हूँ। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स, मुझे 800 रुपये महीने मिलते हैं और मुझे भोजन भी वहाँ पर मिलता है। डज ही लाइक द जॉब आई आस्क, और मैंने उससे पूछा, बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इमोशनल लाइन्स हैं। मैंने उससे पूछा कि क्या तुम खुश हो अपने काम से? तो हिज फेस आई सी हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक, तो मैं क्या देखती हूँ कि उसका जो चेहरा था उसके ऊपर जो वो केयर फ्री लुक था, केयर फ्री यानी कि जो बेपरवाह वाला लुक था, यानी कि वो बिल्कुल बेपरवाह घूमता था, वो बेपरवाह वाला लुक खत्म हो चुका था, खो चुका था। द स्टील कनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली और हिज शोल्डर, अब वो जो स्टील का पात्र था वो उसे बहुत भारी लग रहा था, उस प्लास्टिक बैग की तुलना में बहुत भारी लग रहा था जिसे वो कंधे के ऊपर है ना टांग कर इधर उधर कचरा बिनता था। द बैग वॉज हीज, वो जो बैग था वो उसका खुद का था। द कनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ऑन्स द टी शॉप, लेकिन जो वो स्टील का बर्तन था वो उस व्यक्ति का था जो दुकान का मालिक था। साहेब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, साहेब अब खुद का मालिक नहीं बचा था। तो यहाँ पर लेखिका ने आखिरी में हमको बताया कि साहेब को मजबूरी में एक दुकान के ऊपर काम करना पड़ता है। पहले वहाँ कचरा बिनता था, उसका खुद का बैग हुआ करता था उसके कंधे के ऊपर, लेकिन अब एक स्टील का पात्र है जो उसको उसके मालिक ने दिया है कि जा और वहाँ से दूध लेके आ। तो वो जो बेपरवाह उसकी मुस्कान थी वो खो चुकी थी। इस प्रकार से साहेब आलम नाम के बच्चे का बचपन खो चुका था। इसलिए लेखिका ने कहा स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड लॉस्ट स्प्रिंग, इस चैप्टर का नाम इसीलिए रखा। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है और यदि आप इसी प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको 12th की पूरी इंग्लिश में एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ा रहा हूँ। सारे जो है चैप्टर को मैं हिंदी एक्सप्लेन करके बताऊँगा आपको। अगले जो है हम वीडियो लेकर आएंगे, उसमें अगला चैप्टर या इसकी दूसरी कहानी रहेगी मुकेश नाम के लड़के की। ठीक है, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ और इसी प्रकार वीडियो देखते रहिएगा, है ना, और स्टडी करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।